Hello, good morning and welcome back everyone. Today I am going to discuss how to write a job application और ये job application होता क्या है। job application बेसिकली एक फॉर्मल लेटर है जो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त लिखा जाता है। जब भी हम न्यूज़पेपर में कोई जॉब वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन देखते हैं तो उसके लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब एप्लीकेशन लिखा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं कैसे क्या हमें लिखना होता है। पहले बात करते हैं आपके 12th क्लास के जो कंपोजिशन पार्ट में जॉब एप्लीकेशन है वो अपने आप में आता है 7 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, लेटर राइटिंग जो आपका पार्ट है कंपोजिशन का उसमें 7 मार्क्स का ये जॉब एप्लीकेशन आता है। इसमें बिजनेस लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस। तो एड्रेस में सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी बिकॉज आपने ये 9th 10th 11th में बहुत बार पढ़ा है कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। जो अप्लाई कर रहा है, जो लेटर लिख रहा है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 सिविल लाइंस जयपुर। उसके बाद में हम लिखते हैं डेट। अब देखो कई बार क्या होता है हम डेट से पहले एक लाइन खाली छोड़ देते हैं, गलत नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव हमारा जो जॉब एप्लीकेशन है, जो लेटर है वो अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए हम एक लाइन खाली छोड़ देते हैं। तो एक लाइन खाली छोड़ दी, उसके बाद में लिखते हैं डेट। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 22 जुलाई 2020। उसके बाद में भी आप एक लाइन खाली छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ते हो, भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें दूसरा एड्रेस लिखना होता है जो होता है रिसीवर का एड्रेस। ध्यान रखना भाई, उल्टा मत कर देना, पहले ये लिख दो और बाद में ये लिखो। सबसे पहले तो जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है, उसके बाद में आती है डेट और उसके बाद में जिसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस आता है। तो देखिए द प्रिंसिपल SVSS सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये लिखा हुआ है स्कूल का एड्रेस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है यानी कि अप्लाई कर रहे हो वो किसी स्कूल से रिलेटेड है, यानी कि एक टीचर की पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। आगे देखते हैं। उसके बाद में है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको बताना होता है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। एक इंग्लिश के टीचर के लिए जो पोस्ट यानी कि वैकेंसी है उसके लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, वो बताना होता है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन आ गया LDC के लिए तो LDC लिख सकते हो। क्वेश्चन आ गया रिसेप्शनिस्ट के लिए तो रिसेप्शनिस्ट लिख सकते हो, वो चेंज हो जाएगा। फिर बात करते हैं सर या मैडम। आप यहाँ पे सर भी लिख सकते हो या मैडम भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। फिर ये जो सेंटेंस है, जो शुरुआत में जो ये अपन कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट में ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो मोस्टली जॉब एप्लीकेशन में सेम रहेगा। देखिए क्या है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका ऑन जुलाई 18 फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये सेंटेंस आपको हर तरह के जॉब एप्लीकेशन में लिखना है। चेंजेज कहाँ करने हैं वो देखिए। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ये सेम रहेगा। इन द राजस्थान पत्रिका, ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे किसी और न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। उसके बाद में ऑन जुलाई 18 डेट चेंज हो जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सेम रहेगा। उसके बाद में इंग्लिश टीचर है, LDC है, रिसेप्शनिस्ट है, वो चेंज हो जाएगा। तो एक तो यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा और एक डेट में चेंज
होगा। बाकी ये सेंटेंस आपको हर तरह के जॉब एप्लीकेशन में लिखना है। इसका देखो मीनिंग क्या है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, यह आपके एडवर्टीजमेंट जो 18 जुलाई को राजस्थान पत्रिका में आपने पब्लिश करवाया था उसके संदर्भ में, ओके, ये लिख दिया। आई हैव डन, फिर बताना होता है कि मैंने क्या क्या कर रखा है। जो अप्लाई कर रहा है ना वो अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है। आई हैव डन माई B.Ed विद 76% मार्क्स, मैंने B.Ed पूरा कर लिया है 76% मार्क्स से। उसके बाद में बिसाइड्स, इसके अलावा, आई हैव बीन द गोल्ड मेडलिस्ट इन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में 2011 में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। ये भी आपकी एक अलग अचीवमेंट है, डिफरेंट अचीवमेंट है, वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई एम टीचिंग एट ए रेपुटेड कोचिंग सेंटर, मैं एक रेपुटेड, एक बड़े नामी गिरामी, एक फेमस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बताना है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट है वो आपके एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। आपका जो एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि भाई उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट की गई है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो ये अलग पार्ट हो गया, फिर ये अलग पार्ट हो गया। आप इसको साथ में भी लिख सकते हो और इसको अलग अलग पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो। उसके बाद में देखो वापस पैराग्राफ चेंज किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, ऑफ माई बेस्ट सर्विस, मेरी बेस्ट सर्विस के लिए। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो, ये मौका देते हो, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ मैं मेरा बेस्ट दूंगा, जो बेस्ट सर्विस है वो आपको दूंगा। इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम, यदि इस पोस्ट के लिए मुझे मौका दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, मौका या अवसर, और ये फॉर द सेम का मतलब क्या हो गया, जो टीचर की पोस्ट है उसके लिए आ रहा है फॉर द सेम, ये लिख दिया। ये सेंटेंस भी हर तरह की जॉब एप्लीकेशन में सेम रहेगा। आई कैन अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। तो ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आगे देखो, आई एम इंक्लोजिंग माई बायोडाटा हियर विद, मैं यहाँ इसके साथ मेरा बायोडाटा इंक्लोज कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, साथ में भेज रहा हूँ। इंक्लोज का मतलब होता है साथ में जोड़ना, ओके। तो ये जो पार्ट है वो भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस करने होते हैं जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे या चेंज किए जाएंगे। उसके बाद में आपको लास्ट में लिखना है योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, आप यहाँ पे ट्रूली भी लिख सकते हो। उसके बाद में आपका नेम बताना है, यहाँ पे लिखा है आकाश सैनी। ये था आपका लेटर, और इसके बाद में आपको बायोडाटा अटैच करना होता है, यानी कि वो भी कैसे लिखते हैं देखते हैं। इसके बाद आपको अपना बायोडाटा लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ये पूरा लेटर लिखने के बाद जो नया काम है 12th क्लास में जो आपको सीखना पड़ेगा वो है बायोडाटा कैसे लिखते हैं। तो बात करते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडिंग बायोडाटा। कई बार यहाँ पे लिखा होता है रिज्यूम या रेज्यूमे, कई बार लिखा होता है यहाँ पे सीवी, ठीक है। तो बायोडाटा, रेज्यूम और सीवी, यहाँ पे से तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ जाएगा। ये तो हो गया हेडिंग। उसके बाद में आपको बताना होता है, देखो बायोडाटा में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, नेम, उसके बाद में क्या आ जाएगा भाई फादर्स नेम, उसके बाद में आप बताओगे अपनी डीओबी। डीओबी का मतलब क्या हो गया, डेट ऑफ
बर्थ, आपकी जन्म तिथि, उसके बाद में आप बताओगे एड्रेस। ये तो थी आपकी कुछ पर्सनल डिटेल। क्या क्या? नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एड्रेस, ये तो आपको बताना सबसे पहले। आप इन सबको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, तो ये नेम यहाँ पे अपने पास क्या था भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आप ऐसे साइन लगा के, जैसे क्वेश्चन में था आकाश सैनी, क्योंकि आपने जो योवर्स फेथफुली उसके बाद में क्या लिखा है, आकाश सैनी, तो मैंने लिख दिया आकाश सैनी। यहाँ पे कोई भी फादर्स नेम अज्यूम करना है वो लिखना है, उसके बाद में डीओबी लिख देनी है, उसके बाद में जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है या जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक चीज़ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप अनमेरिड हो या मैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो आप बता सकते हो मैरिड, और आप अनमेरिड हो तो आप बता सकते हो अनमेरिड। देखो जो भी आप बायोडाटा में जो भी ये चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है ये रहने वाली है, कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका आप मैरिड हो या अनमेरिड हो वो आपको बताना होता है। उसके बाद में आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें आप जैसे आपने क्या है, इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने बीएड कर रखा है, ओके, आपने एमए कर रखा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, या इतना बता दिया एमए, क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ डाली हुई है कि अगर आप एमए हो इंग्लिश लिटरेचर से तो ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एमए, उसके बाद में लिख दिया बीएड, ये हो गया आपका। या ऐसे लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एमए लिख दिया उसके बाद में बीएड लिख दिया। तो एमए बीएड है, और भी आपको मान लो जैसे मान लो किसी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्यूटर का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर उसमें रिक्वायरमेंट है ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप उस बायोडाटा में यहाँ पे कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो जॉब एक्सपीरियंस, कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 4 इयर्स का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको बताना होता है कि वो एक्सपीरियंस आपको कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी कंपनी में है, कौन से कोचिंग सेंटर में है, कौन सी संस्था में है, तो आपको बताना होता है। तो यहाँ पे लिख दिया जॉब एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्रयास क्लासेज, फिर आगे लिख दिया जयपुर। कोई भी इंस्टीट्यूट का आप नाम बता सकते हो कि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है प्रयास क्लासेज का, तो कि प्रयास क्लासेज में मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस बता दिया। उसके बाद में अगर सैलरी के बारे में पूछना हो, सैलरी एक्सपेक्टेड, तो आप बता सकते हो। अगर क्वेश्चन में दी हुई है कि आपको 30,000 40,000 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है। बट अगर आपको पूछा हुआ है कि सैलरी अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि सैलरी एक्सपेक्टेड, आपको कितनी सैलरी की उम्मीद है, वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आप लिख दो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख दिया। कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट लिखा या कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, उसके बाद में आपने जो भी नंबर है वो आप बता सकते हो। ये है आपका बायोडाटा। ओके, तो आप इसमें जो भी चीज़ें मैंने खाली छोड़ी है वो आप फिल कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर इसको क्या कर दो, आप एक बॉक्स में बंद कर दो। ओके, जब भी आपका बायोडाटा पूरा हो जाए तो आप क्या कर दो, उसको एक बॉक्स में बंद कर सकते हो।
और आपका बायोडाटा क्या है, कंप्लीट। एक बार मैं दोबारा बता दूं, बायोडाटा में कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती है, ज़रूरी नहीं है हर बायोडाटा में यही चीज़ें आएगी, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो बेसिकली चीज़ें आती हैं ना, जो अपने आप में हर तरह के बायोडाटा में आएगी, वो तो ये तो है ही है। इसके अलावा कुछ और भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी अपन पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जॉब एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन जो था टीचर की, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए किसी वैकेंसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसको नोट कर लेना, आराम से 2-3 बार रीड करना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय।